students, how are you all? I hope you all are fine. I'm Sharandeep Kaur and today we are going to discuss the chapter metals and non-metals. Okay, so let me start our chapter. So beta, today we are going to start this chapter with properties of physical properties of non-metal. Already we were discussed about the properties of the metals, and today we are going to discuss about the physical properties of non-metals. वी नो दैट बेटा कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी मेटल्स की वो ऑब्वियसली क्या होंगी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के अपोजिट होंगी, बिल्कुल अपोजिट होंगी. सो ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो क्या हैं, अपोजिट हैं टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स. बट कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं बेटा जिसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल्स के केसेस में. मतलब काफ़ी सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जैसी होती हैं, लेकिन सारे नॉन मेटल्स की नहीं, कुछ एक दो नॉन मेटल्स की. ठीक है बेटा. सो देखो बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं नॉन मेटल्स की. जैसे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ नॉन मैलेबल. जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, नॉन मैलेबल होते हैं, मतलब मैलेबल नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे ये क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं. मैलेबल जो नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं. ठीक है. जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे रबर होती है, रबर की मान लो जैसे कोई कप वगैरह बना हुआ है रबर का, ठीक है, या फिर कोई बकेट बनी हुई है रबर की. तो जब हम, या फिर ये देखो आपको पता होगा जैसे पाइप्स बनती हैं, है ना, पाइप्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल है. जैसे पाइप्स बनती हैं, अगर मान लो पाइप्स को हम ठंड में रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि कई बार वो टूटने लग जाती हैं हार्ड होके. ठीक है, हार्ड होके वो टूटने लग जाती हैं. ऐसी प्रॉपर्टी को ब्रिटल बोला जाता है. ठीक है. सो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन मेलेबल होते हैं, मेलेबल तो नहीं होते हैं, मतलब इनको बीट करके इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. मतलब अगर हम इनको बीट भी करेंगे ना तब भी ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे. ठीक है. सो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं. सेकंड, नॉन डक्टाइल. ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको बीट करके इनकी वायर्स भी नहीं बनाई जा सकती. ठीक है. देन नॉन सोनोरियस. नॉन सोनोरियस होते हैं, मतलब इनसे क्या है, साउंड भी नहीं प्रोड्यूस होती है. बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. एंड नॉन लस्ट्रस होते हैं. ठीक है, शाइन भी प्रोड्यूस नहीं करती. कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, जैसे सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है. ठीक है. जो सल्फ़र एंड सेलेनियम है बेटा ये दोनों क्या हैं, सॉलिड्स हैं. ठीक है. ब्रोमीन इज़ लिक्विड एंड नाइट्रोजन इज़ गैस. ठीक है बेटा. देन देखो इन सभी की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं. नॉन मैलेबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके अगर हम पीसेस में तो इनको ब्रेक कर सकते हैं व्हेन स्ट्रेच, जब इनको हम स्ट्रेच करेंगे. जैसे सल्फ़र एंड फॉस्फोरस है आर ब्रेक्स इनटू पीसेस. चॉक इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल, मतलब इनको पीसेस में तोड़ा जा सकता है लेकिन शीट्स नहीं बनाई जा सकती. देन नॉन डक्टाइल, मतलब इनको हम वायर्स में नहीं बना सकते. ठीक है. वही चीज़ जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं या इनको बीट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, ब्रोक हो जाते हैं, इनके पीसेस बन जाते हैं. नॉन सोनोरियस होते हैं ये. ठीक है, मतलब बेल्स वगैरह बनाने के लिए, आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़ अगर करनी हो तो इसके लिए यूज़ नहीं किए जा सकते जो नॉन मेटल्स हैं. देन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं. जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाते हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. ठीक है. जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बेटा बात करें, नाइट्रोजन इज़ नॉन मेटल ना. सो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 and 5, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 होती है ना. तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना बाहर वाला शेल पूरा करने के लिए, है ना. तो इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की. और कोई नॉन मेटल ले लो, जैसे फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 and 7. तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा. ठीक है. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट नहीं है, सो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट.
जो कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। ये बैड कंडक्टर होते हैं बाकी तो इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सिर्फ यही है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट, है ना। देन क्या है, ड्यू टू बैड कंडक्टर ऑफ हीट का बैड कंडक्टर होने की वजह से नॉन मेटल से कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो नहीं बनते हैं, ठीक है। बर्तन जो होते हैं वो नहीं बनते हैं बैड कंडक्टर होने की वजह से। सेकंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से नॉन मेटल्स की जो वायर्स वगैरह होती हैं, है ना, वो तो नहीं बनती हैं। तो इसीलिए जो वायर्स होती हैं मेटल्स की, उनकी कोटिंग करने के लिए नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट लस्ट्रस नहीं होते हैं, मतलब एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन मतलब पॉलिश के लिए इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, या हम डायमंड भी बोल सकते हैं जो कार्बन से मिलके बना है, ठीक है। देन बेटा क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अदर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं नॉन मेटल्स की क्या है। नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो नॉन मेटल्स हैं तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, ज़्यादातर नॉन मेटल सॉलिड होंगे। ओनली ब्रोमीन मेटल ऐसा है दैट इज़ लिक्विड, ठीक है। एंड गैसेस भी काफ़ी सारी हैं, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, ये सारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, ठीक है। ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़ के। डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट है ऑन दी अर्थ पे मेटल्स हार्ड होते हैं ना, मेटल से भी ज़्यादा हार्ड डायमंड है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे मेटल नॉन मेटल्स जो हैं वो हार्ड है। लिखेंगे ज़रूर कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बट एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ के। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी यही चीज़ डायमंड को छोड़ के। डायमंड का फिर अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, तो इसका क्या मतलब है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे ज़्यादा होगा ना। बट बाकी नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन नॉन मेटल्स आर लाइट सबस्टांसेस, हल्के होते हैं, मतलब या फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इनकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है इनकी, कम होती है, या बोल सकते हैं कि काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास नॉन मेटल्स की। क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर नॉन मेटल्स की देखेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल हमने देखनी है, मेटल्स विद ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर मेटल्स का एम्फोटेरिक, मेटल ऑक्साइड का एम्फोटेरिक नेचर, एंड देन मेटल्स विद वाटर, मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सोडियम है ना बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सो वी राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 281, है ना। तो 1 क्या है बेटा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एंड ये इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसी को दे सकता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है दैट इज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके पास, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये डोनेट ये कर सकते हैं, क्लियर है ना, डोनेट ये कर सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव, बिकॉज वो अच्छा काम कर रहा है। तो हम उस पर चार्ज के लिए क्या लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करते रहेंगे बेटा, हमेशा फ्लो करते रहेंगे, हमेशा मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ये देखना है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं,
क्लियर है। जो सोडियम मेटल होता है, सोडियम आयंस हम लिख सकते हैं Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, Mg2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम को Al3 पॉजिटिव लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को Mg2 पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसको हम लिख सकते हैं 282। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए 2 पॉजिटिव। देन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसको हम लिख सकते हैं 283। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा सकता है, इसीलिए इस पे कितना चार्ज है बेटा? Al3 पॉजिटिव। क्लियर है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अलाउज मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स इजीली। इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इसी वजह से ये क्या होते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ इजीली कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स। ऑब्वियसली पहले भी किया हुआ है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपर एंड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो CuO बना, एल्यूमिनियम की जब करवाई तो Al2O3 बना। इसका क्या मतलब है तो दोनों ऑक्साइड, लेकिन अलग अलग फॉर्म में बन रहे हैं ना। तो इसका ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा हमने 9th क्लास में किया था कि जैसे कॉपर होता है, कॉपर पे चार्ज कितना होता है? 2, या वैलेंसी कितनी होती है कॉपर की? 2। सिमिलरली ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Cu2O2 एंड कैंसिल करके 1 आ गया, ये यहीं पे कैंसिल कर दो, रेशो बना लो 1:1। तो ये कितना आ जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, CuO बन जाएगा। देन अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3, ऑक्सीजन पे होता है 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा ना क्या बनेगा। Al अब कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। ठीक है, Al2O3। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरह से हमारे पास बनता है। क्लियर है। अब देखो कि क्या है, जो मेटल्स फॉर्म फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कॉपर इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स रिएक्ट स्लोली व्हेन हीटेड इन द एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर होते हैं ना, ये क्या है, एक्टिविटी सीरीज में, मतलब एक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है बेटा जो ये बताती है कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं एंड कौन से मेटल कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, उसमें से हमें ये पता लगता है कि जो एक्टिविटी सीरीज है ना, वो क्या एल्यूमिनियम से लेके कॉपर तक जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम से लेके कॉपर तक जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो एल्यूमिनियम होता है ये फास्टेस्ट होता है एंड जो कॉपर है वो स्लोएस्ट होता है। मतलब कि जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, एल्यूमिनियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है एंड कॉपर बहुत ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करता है। ठीक है, एयर के साथ ओनली। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। जो सोडियम मेटल होता है, ठीक है, सोडियम मेटल होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। हीट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको बर्न करने के लिए। ठीक है, बर्निंग जब हमने करनी है तो इसको हीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, हैंस हम ये बोल सकते हैं कि जो सोडियम है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है ना। ये इसको क्या है बेटा, कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रख जाता है सोडियम को, बिकॉज ये बहुत जल्दी बहुत विग्रसली रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ एंड फायर को कैच कर लेती है। तो रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, कैरोसिन ऑयल में इसको स्टोर करके रखते हैं ताकि इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना हो सके। ठीक है, देन मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ, बट जब हम इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग, मैग्नीशियम क्या है, बर्न कर जाता है। ठीक है, विद इंटेंस लाइट, मतलब काफ़ी लाइट भी प्रोड्यूस करता है, तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, देन जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो क्या होगा, बर्न करने लग जाएगा, मतलब तब बर्न करेगा जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए। जो आयरन मेटल होता है वो बर्न नहीं करता,
चाहे हम कितनी भी हीट दे दें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट देने से भी आयरन बर्न नहीं करता, सिर्फ मेल्ट करता है। ठीक है, मेल्ट करता है। एंड अगर एयर जो होगी वो मॉइस्ट होगी, देन क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव रस्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन आयरन की जब होती है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, चाहे हम कितनी भी ऑक्सीजन हीट भी उसको प्रोवाइड करवा दें, लेकिन वो बर्न नहीं होता, ऑक्साइड ज़रूर बन जाता है, रस्ट बन जाती है जब वो मॉइस्चर एंड एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, देन गोल्ड एंड प्लेटिनम जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं इन एयर, बिकॉज गोल्ड एंड जो प्लेटिनम है ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की हमने बात की, मैग्नीशियम को चलो हमें हीट देनी पड़ती है, रूम टेम्परेचर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, एक लेयर ज़रूर बना लेता है ऑक्साइड की अपने आसपास। ठीक है, जैसे जिंक है, स्ट्रॉन्ग हीट दी तब उसने मतलब बर्न हो गया एयर के साथ। जो आयरन है चलो ये बर्न नहीं होता, ये मेल्ट हो जाता है ओनली, लेकिन ये ऑक्साइड की लेयर तो मतलब आयरन ऑक्साइड तो बना ही लेता है ना मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में, मतलब रस्टिंग तो इसकी हो ही जाती है। ठीक है, बट जो गोल्ड एंड प्लेटिनम होते हैं ये किसी भी हालत में रिएक्ट करते ही नहीं है ऑक्सीजन के साथ। दीज आर वेरी इनर्ट मेटल्स, बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये। ठीक है बच्चों, देन देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब बेटा क्या है, हमने ये देखना है कि जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये किस नेचर के होते हैं। ठीक है, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कौन से नेचर के होते हैं। ठीक है, हमने बेटा ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमारे, जिसमें हमने ये देखा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर, है ना, एंड जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर, है ना, वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन बेटा जो हमारे पास कुछ मेटल्स के ऑक्साइड ऐसे हैं जो क्या हैं, एसिड्स की तरह भी बिहेव करते हैं एंड बेसिस की तरह भी बिहेव करते हैं। देखो एज वी नो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, है ना, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब देखो हमने कैसे देखा था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। जब हमने मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवा के देखा, मान लो HCl के साथ रिएक्ट करवा के देखा, तो हमारे पास क्या बना था बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बना था। तो हमें क्या पता चला कि जब हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाते हैं तभी सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। तो हमने एसिड तो हमारे पास है, तो इसका मतलब हमारे पास मेटल ऑक्साइड है ये किस चीज़ का काम करेगा, बेसिस का काम करेगा। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं तब तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बना, देन हमने बोल दिया कि ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने इनको बेस के साथ रिएक्ट करवाया ना बेटा, तब भी हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो किस चीज़ का काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, मतलब वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों तरह से काम करता है, एसिड की तरह भी एंड बेस की तरह भी वर्क करता है विद एसिड और बेस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली जो जिंक ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, ये भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्लियर है बच्चों। देन हमारे पास है मेटल्स विद एयर, वाटर। मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, एक क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, देन जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं एंड वाटर में सोल्यूबल होके क्या बना देते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो क्या होते हैं, बेसिस या फिर अल्कलीज बन जाती हैं।
ठीक है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट हम ये नहीं बोल सकते कि सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ मेटल्स तो ऐसे भी थे जो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करते थे, है ना, वैसे ही कुछ मेटल्स ऐसे भी होंगे जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। अब हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? हमने सेकंड चैप्टर में ये भी चीज़ की हुई है ना कि अगर हम हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है ना, हम एक क्या है, कैंडल, जलती हुई कैंडल उसके पास लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, पॉपअप साउंड देगा, है ना। पॉपअप साउंड देने से हमें क्या पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। सिमिलरली जब वो हम पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो कि मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये क्या है, कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वायोलेंटली, मतलब बहुत विग्रसली रिएक्ट करती हैं। ठीक है। जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था कि ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, है ना, एट रूम टेम्परेचर ही। तो वाटर के साथ ये तो कोल्ड वाटर में भी रूम टेम्परेचर की भी इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोल्ड वाटर में भी ये रिएक्ट कर जाते हैं बहुत विग्रसली। ठीक है। रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायोलेंट होती है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये हीट रिलीज़ करेगी। हीट रिलीज़ करने की वजह से तो ये फायर को कैच कर लेती है। ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जब सोडियम या पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सिमिलरली हमें क्या बनेंगे, बेसिस मिलेंगे, है ना, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एंड ये फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेती है, इसीलिए सोडियम एंड पोटाशियम को एयर से बचा के रखना है एंड साथ साथ वाटर से भी बचा के रखना है। इसको वाटर में नहीं फेंक देना। अगर वाटर में फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे हम थोड़ा सा पीस, छोटा सा पीस, है ना, वो भी डाल देना वाटर में, तब भी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है। धमाका भी कर सकती है। देन क्या है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायोलेंट। बट जब हम कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो वो इतनी ज़्यादा वायोलेंट नहीं होती है। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट एनर्जी तो यहाँ पे भी रिलीज़ होगी। ठीक है। हीट एनर्जी तो यहाँ पे भी रिलीज़ होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि फायर को कैच करने के लिए वो सफिशेंट हो। फायर को कैच नहीं करती है। ठीक है। बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है एंड और क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। जो कैल्शियम होगी, जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे ना, जो कैल्शियम है ना, वो क्या करने लग जाती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो बबल्स प्रोड्यूस हुए हैं ना हाइड्रोजन गैस के कारण, वो क्या है, मेटल की सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, मेटल के सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। दैट्स वाई क्या है, जो कैल्शियम है वो फ्लोट करने लग जाती है। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कैल्शियम फ्लोट करना क्यों स्टार्ट कर देती है। ठीक है। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है वो क्या है, कैल्शियम के ऊपर स्टिक हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, एंड इसीलिए वो हल्का होके क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। क्लियर है बच्चों। देन मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट जो हॉट वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बना देगा। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये भी क्या है, फ्लोट करने लग जाता है, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। ठीक है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ठीक है। ना ही तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ। एक्चुअल में ये लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, गैसियस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है। एल्यूमिनियम एंड आयरन, जिंक, ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। हम बोलते हैं कि आयरन अगर, देखो, आयरन अगर वाटर के कांटेक्ट में लगातार आता रहे तो उसको पे क्या लग जाती है, जर लग जाती है, रस्ट हो जाती है। लेकिन रस्टिंग ओनली वाटर से नहीं होगी, तब तक उसकी रस्टिंग नहीं होगी जब तक बेटा क्या नहीं बनता हमारे पास, बोलो, जब तक
आयरन की रस्टिंग तब तक नहीं होती है बेटा जब तक क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों चीज़ें उसको इकट्ठा चाहिए रस्टिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन एंड एल्युमिनियम को क्या चाहिए, स्टीम की ज़रूरत है, वाटर वेपर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तभी क्या होंगे, मतलब वाटर वेपर, गर्म वाटर वेपर, हॉट वाटर वेपर्स की ज़रूरत है, तभी हमारे पास वो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे एंड क्या है हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। देन मेटल सच एज लेड, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब सिल्वर एंड गोल्ड देखो, ठीक है, ना ही तो ये रिएक्ट किया आयरन ऑक्सीजन के साथ, ना ही ये रिएक्ट किया वाटर के साथ, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड स्टीम इज़ इरिवर्सिबल। आयरन एंड स्टीम की जो रिएक्शन है ना ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ना बेटा, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब एक बारी क्या हो गया, आयरन एंड वाटर ने रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना दिया, तो दोबारा हम आयरन ऑक्साइड से आयरन इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। समझ में आया। फिर बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट दी अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जैसे मेटल विद एसिड, मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन एंड देयर रिएक्टिविटी सीरीज। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।